नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ प्रियंका। कल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट ने सभी को भौचक्का कर दिया है। ये ऐतिहासिक जीत है, ये डबल सेंचुरी है एनडीए गठबंधन की, जिसने 202 सीटों पर सभी को समेट के रख दिया है। और ये कहना गलत ना होगा कि महागठबंधन का जो सुपड़ा है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। लेकिन अब जो सस्पेंस बन रहा है वो सस्पेंस बन रहा है सीएम के नाम को लेकर। जी हाँ, सीएम के नाम को लेकर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ये सस्पेंस बन रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होगा। तो अगला सीएम कौन होगा, इसी को लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ निगम है। सर, बताएं दर्शकों को कि अगला सीएम बिहार में कौन होगा, क्योंकि जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने 202 सीटों पर जीत हासिल की है, उसके बाद अभी भी सीएम के नाम पर सस्पेंस क्यों बना हुआ है? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को जानना ये ज़रूरी है कि जिस तरह से बिहार में इस बार एनडीए ने चुनाव लड़ा है, डबल सेंचुरी लगाई है, वो वाकई खुशी की बात है एनडीए के लिए और एनडीए इस जीत से गदगद है। कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में थे, जहां उन्होंने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में भी चर्चा हुई होगी कि अगला सीएम मुख्यमंत्री का नाम किसको दिया जाए, कौन उस पद का दावेदार होगा। मगर आपको ये बता दें कि जिस तरह से इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, उस गठबंधन में कोई भी चेहरा सीएम पद के लिए दावेदार घोषित नहीं हुआ था, यानी कि बिना सीएम के नाम के ही इस बार एनडीए ने चुनाव में जीत हासिल की है, बिहार में जीत हासिल की है। तो अगर मैं बात करूं कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, उसके लिए नीतीश कुमार सबसे पहले हैं। मगर अगर नीतीश कुमार से बातचीत हो जाती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो नीतीश कुमार है उनसे संपर्क में हैं और एनडीए गठबंधन में आपसी डिस्कशन भी हो रहा है, जेडीयू बीजेपी में भी डिस्कशन हो रहा है। मगर बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो कौन होंगे, आपको बता दें। उसके लिए तमाम लोग ऐसे हैं जो दावेदारी कर सकते हैं, लंबे तौर पर दावेदारी कर सकते हैं। पहला नाम है चिराग पासवान का, जो लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। उन्होंने भी इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ा है, आपको बता दें, और 29 में से उन्होंने 19 सीटें जीती हैं। तो 19 सीटें जीतकर लोक जनशक्ति पार्टी के जो चिराग पासवान हैं वो दावेदारी पेश कर सकते हैं, क्योंकि वो युवा चेहरा हैं। तमाम तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है इस बार बिहार में और वो जीत हासिल करके आए हैं। दूसरे चेहरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा चेहरा हो सकता है सम्राट चौधरी हो सकते हैं। सम्राट चौधरी जो ऑलरेडी डिप्टी सीएम है यहाँ के, और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम जिस तरह से अपनी बात को परिपक्वता से रखते हैं, मीडिया में परिपक्वता से रखते हैं और बीजेपी के खास माने जाते हैं, तो चिराग पासवान और सम्राट चौधरी दो ऐसे नाम हैं जो बिहार में नीतीश कुमार के अलावा मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। सर, सीएम के नाम पर अभी सस्पेंस बरकरार है, डिप्टी सीएम कौन हो सकता है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन चल रहा होगा। क्या लगता है इस बार डिप्टी सीएम कौन हो सकता है? देखिए, डिप्टी सीएम के लिए भी मंथन हो सकता है, क्योंकि उसके लिए भी तमाम लोग दावेदारी पेश कर सकते हैं। सभी ने मेहनत की है, चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे जेडीयू के लोग हों। मगर जेडीयू के करीबी जो लल्लन सिंह हैं वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर हो सकते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के लल्लन सिंह जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। ये भी मीडिया में जब जेडीयू या एनडीए की बात रखते हैं तो काफ़ी गंभीरता से रखते हैं, परिपक्व हैं। तो लल्लन सिंह एक नाम हो सकता है। दूसरा नाम है संजय झा का। संजय झा जेडीयू में कार्यकारी मंत्री अध्यक्ष हैं और आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ उन्होंने दिन रात मेहनत की है। बिहार चुनाव में जेडीयू को जो बड़ी जीत मिली है उसके लिए संजय झा एक ऐसा नाम है जो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। तो संजय झा और लल्लन सिंह जो मुझे लगता है दो नाम हो सकते हैं जो अपनी दावेदारी पेश करेंगे, और इनमें से दोनों नाम पर मोहर लगेगी या एनडीए गठबंधन किसको डिसाइड करेगा, ये देखना होगा। एनडीए ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, महागठबंधन 40 सीटों में ही सिमट के रह गया। वहीं एक और 35 सीटें मिली हैं उनको। हाँ, 35 सीटें मिली हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार को बदलने की बात कही जा रही थी। रणनीतिकार जी, रणनीतिकार प्रशांत किशोर। मैं आपको बता दूं कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर की रणनीति धरी की धरी रह गई है। ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है, डेटा एनालिसिस होना, डेटा एनालिसिस करना अलग होता है। प्रशांत किशोर जब से मैदान में उतरे हैं, बिहार चुनाव में उतरे हैं, वो कहते आए हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुका हूँ, नीतीश कुमार के साथ काम कर चुका हूँ। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई डेटा एनालिसिस्ट है जिसने चुनाव के दौरान समीकरण तय किए हैं तो वो ग्राउंड में भी जीत हासिल कर सके। ये तय हो गया है। प्रशांत किशोर की हार का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने बिहार में ये नहीं जाना
कि लोगों को क्या चाहिए। उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि मैं बिहार को ये दूंगा वो दूंगा, मगर वो ये नहीं जानते हैं कि बिहार के लोगों को क्या चाहिए। इसीलिए प्रशांत किशोर हार गए हैं। और दूसरा बड़ा कारण हो सकता है कि जिस तरह से बिना गंभीर हुए वो लगातार किसी को भी, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उन पर हमलावर हो जाते थे। तमाम मीडिया शो में वो कहते दिखे थे कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उनको 20 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। हुआ उसके उलट, 80 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को भी मिली हैं और नीतीश कुमार को भी मिली हैं। मैं ये आपसे जानना समझना चाहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती काफ़ी लंबे समय के बाद इस बार किले से वो बाहर निकली हैं और एक इसे अच्छी कोशिश भी कह सकते हैं सर, कि जिस तरह से बिहार में एक ही सीट मिली है, बेशक कहीं ना कहीं आगे के लिए रास्ता खुल गया है। देखिए, प्रशांत किशोर भी बाहरी कह सकते हैं, मायावती को भी बाहरी कह सकते हैं, और तीसरा नाम है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूँ। ओवैसी भी बाहरी है, उनको 5 सीटें मिली हैं, मायावती को 1 सीट मिली है, क्योंकि इन लोगों ने जाना है इनकी राजनीति जो है प्रशांत किशोर से अलग थी। और मायावती जो किले से बाहर निकली हैं, बड़ी सी रैली की है, तमाम मीटिंग्स लखनऊ में करती हैं और उत्तर प्रदेश में राजनीति में नया रंग लाने की बात कर रही हैं। 1.5 दशक के बाद निकली हैं। उसका नतीजा है कि उनके भतीजे को ये जिम्मेदारी दी गई थी और भतीजे ने वो कर दिखाया है। बिहार से 1 सीट मिली है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में और उत्तर प्रदेश चुनाव में बसपा जरूर कुछ न कुछ करिश्मा करेगी, ये तय है। नेशनल पार्टी कांग्रेस कुछ करिश्मा नहीं कर पाई। जिस जोर शोर से राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, वो वोट अधिकार यात्रा भी धराशायी हो गई है और जो रिजल्ट सामने आया है नेशनल पार्टी कांग्रेस का, वो मात्र 5 से 6 सीटों में सिमट गई है। क्या कहेंगे सर, इतनी बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी? राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती है या कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है? राहुल गांधी खुद। राहुल गांधी बार बार गलती करते हैं। उन्होंने सोचा था कि वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकालेंगे, उससे उनको जीत मिल जाएगी। हुआ इसके उलट। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर थे, प्रधानमंत्री को वो अपशब्द बोलते आए हैं। उसका नतीजा ये है कि बिहार की जनता ने जान लिया है कि राहुल गांधी दूसरे की बुराई करके आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरे की बुराई, दूसरे को अपमानित करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करना, ये तय बात थी कि उनको हार मिलेगी। और हुआ यही कि उनको 6 सीटें मिली हैं। और अब लगता नहीं है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, तो कांग्रेस जानती है। और कांग्रेस को नैया डुबोने के लिए राहुल गांधी ही अहम भूमिका निभा रहे हैं, तय बात है। मगर एक बात आपको और बता दूं, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के हेडक्वार्टर में, बीजेपी हेडक्वार्टर में थे, मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने ये भी बयान दिया है मीडिया में कि बिहार की जो गंगा है वो बंगाल पहुंचती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट केवल बिहार ही नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री तो तय हो जाएंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार का सब सेट हो गया है। अब अगला चरण है बंगाल का। बंगाल के उन्होंने साफ बोला है, बिहार की गंगा बंगाल जाती है, बंगाल की जीत का रास्ता बिहार से तय होता है। तो बिहार में दीदी के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये भी तय बात है। तो दर्शकों, दीदी के लिए यानी कि TMC पार्टी 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है कि बिहार की बहती हुई गंगा भी अब सीधे पश्चिम बंगाल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में जो जीत हासिल हुई है, उस जीत से काफ़ी गदगद है NDA गठबंधन। और देखना ये कि अगला CM कौन होगा बिहार में।